अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अवामी मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तसर वक्त में आज मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करना इस वक्त ज़रूरी है। और गुज़िश्ता हफ्ते तक बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हुए जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से कहा गया कि जायज़ा लिया जाए और वाक़तन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में गुफ्तगू की जाए। तो आज कोशिश यही होगी कि मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सुहेल अमान साहब, सरदार सुहेल अमान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है, एन से, और नौजवान लीडर हैं, यूथ की तर्जुमानी करते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान जो है वो मुल्क की सियासत में न सिर्फ हिस्सा भी ले रहे हैं बल्कि मामलात को समझते भी हैं। तो सुहेल साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सुहेल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुहेल, मामला यकीनन इतना आसान नहीं था। अब जब मैं इकॉनमी की बात करता हूँ ना तो जायज़ा लेना पड़ता है गुज़िश्ता चंद सालों में जो कुछ होता रहा या उससे पहले जो होता रहा। अब बात यह है कि जब उस बारे में बताया जाता है तो वो आज हमारे यहाँ एक ख़ास सेगमेंट सोसाइटी में ऐसा है जो वो कहता है कि नहीं जी, उससे पहले से हालात ख़राब थे। मगर वाक़तन वो जो 4 साढ़े 4 साल के करीब का तकरीबन अरसा बनता है उसमें वाक़तन सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब की गई। दानिस्सा या नादानिस्सा ये तो मुझे नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कह सकता था। हम सूरत हाल ख़राब थी और उसके बाद का जो साल भर का 1.5 साल की हुकूमत आई उसमें मामला संभालना मुश्किल हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो यकीनन जो अच्छा काम हो उसको सराहे जाने की ज़रूरत है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौशी सूरत हाल है, अब लोग एक सवाल करते हैं कि ये सूरत हाल उससे बेहतर है यकीनन जो चंद सालों में रही, ताहम ये आइडियल सिचुएशन हमारे लिए नहीं इसको कहा जा सकता। और फिर ये जैसे रिलीफ मिलता चला जा रहा है उसका बराह रास्त असर नज़र आना भी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। तो पहले तो चाहूँगा ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि इससे आगे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है? और फिर लोग ये भी सवाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो रिलीफ है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और हुकूमतें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर क्या आपकी टेक है, बताइए। जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई। अच्छा, आपने ये कहा कि दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पे ये काम किया गया, तो ये कम्प्लीटली जो है ना दानिस्ता तौर पे किया गया। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा। ये जब आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, तो तहरीक इंसाफ को जब ये लगा कि उनका तख्ता जो है ना वो पलटने वाला है, तो उन्होंने वो जो मुआहदे किए थे IMF के साथ वो सारे सबोताज कर दिए, वो सारे तोड़ दिए। इवन कि अभी ये बिजली के मामले में हुकूमती टीम को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा IMF के साथ, और यहाँ तक कि IMF को हर तरह की श्योरिटी दी गई, फिर भी वो नहीं मान रहा था। फिर कुछ दोस्त ममालिक उसमें बीच में आए, उन्होंने श्योरिटी दी, तब जाके थोड़ा सा ये रिलीफ मिलना शुरू हुआ पेट्रोलियम के अंदर और आपके बिजली के अंदर। और उस वक्त बकौल PTI के लीडर्स के कि हमने ऐसी माइंस बिछाई हुई हैं जिससे ये लोग निकल नहीं सकते। अच्छा, तहरीक इंसाफ की ये बदकिस्मती रही है कि असल में हमारी आवाम जो है ना, हमारे लोग ये भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इनका हाफजा थोड़ा सा कमज़ोर है, इनको बादाम खाने की ज़रूरत है। भूलते इस वजह से हैं कि ये थोड़े से पीछे जाएं। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो उनके क्लिप्स उठा के देख लें। उनके जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन हो गए, इसके अलावा उनके असद कैसर हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि जो नई आने वाली गवर्नमेंट है वो सरवाइव ना कर पाए। अच्छा, ये दुश्मनी किसके साथ थी? ये रियासत के साथ और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी थी। जी। ये उन्होंने कोई सियासत नहीं की, ये बल्कि उन्होंने रियासत मुखालिफ काम की है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जब इनको ये लगता है कि हमारे हक में कुछ चीज़ें नहीं हो रही या हमें सीट नहीं मिल रही, हमें इक़्तिदार नहीं मिल रहा, तो वो फिर आपे से बाहर आके ना वो रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ करते हैं। आप ये देख लें 9 मई वो भी रियासत मुखालिफ इसी वजह से हुआ कि जब इन्होंने देखा कि जी हमें इक़्तिदार नहीं मिला, तबाह कर दो सब कुछ, हमें कुर्सी नहीं मिली, मईशत तबाह कर दो। इन्होंने IMF को ख़त लिखे कि जी इस गवर्नमेंट को आप लोन ना दें, इनको किसी भी किस्म का कोई रिलीफ ना दें। तो ये इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ दुश्मनी है, और ये इस कौम को समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के लिए खैर ख्वाह कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। असल में थोड़ा सा कौम को ये समझना पड़ेगा। सेकंड, फर्स्ट टाइम ये हुआ
बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो PMLN की गवर्नमेंट जब भी आती है चीज़ें कम होती हैं, वरना पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई नहीं वो फिर कम नहीं हो सकती। लेकिन 2013 में आप देखें डॉलर कहाँ था, आपकी पेट्रोल के रेट कहाँ थे, और आपकी बिजली के रेट्स कहाँ थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब आए उन्होंने वो सारी चीज़ें कम की। एक हिस्ट्री रही, उसके बाद लोग उनको याद भी करते रहे कि यार नवाज शरीफ ने जो है ना 110 से 65 रुपए पे ले आया था पेट्रोल, डॉलर को जो है ना 100 से नीचे उन्होंने कंट्रोल करके रखा। तो इस दफ़ा भी जब PTI की गवर्नमेंट गई और उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस छोड़े इस मुल्क के लिए ख़ास तौर पे और आने वाली नई गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें हमारी टीम ने स्पेशली हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एफर्ट्स की, दिन रात मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। देखें वो दुनिया का वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर ये कहा जाए तो कोई बाजार नहीं होगा कि मियां शहबाज शरीफ जो है ना, मैं ये समझता हूँ, बल्कि जो लोग उनके साथ अटैच रहे हैं, जिन्होंने काम किया है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बकौल उनके कि शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पर नहीं है। ये तो हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम लोगों को समझ नहीं पाते। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की, पर्सनल एफर्ट्स की। अच्छा, इस दफ़ा फिर क्या हुआ कि ये जो आपकी बिजली के रेट्स कम हुए ना, इसका फ़ायदा डायरेक्ट पब्लिक को होगा, आवाम को होगा, आपको होगा, मुझे होगा। हमने ये कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि मुश्किल वक्त है लेकिन नाउमीद नहीं होना, और हमें अपनी लीडरशिप पे भरोसा था कि लीडरशिप ने जैसे डूबते पाकिस्तान को, डूबती मईशत को 2013 में सहारा दिया था, फिर 2015 में आगे मियां नवाज शरीफ ने गुड बाय कर दिया था IMF को। हमें भरोसा था कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ, क्योंकि उनका लीडर भी नवाज शरीफ ही है और वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए इस पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे, और उन्होंने निकाला। उन्होंने दिन रात मेहनत की, उनको जहां पर भी जो भी बात करनी पड़ी वो की। फिर IPPs का जहाँ तक मामला है, ये जो रेट बेसिकली कम हुए, ये IPPs के साथ जो भी नेगोशिएशन हुई है, उनके साथ जो भी मामलात हुए, जो मुज़ाकरात हुए, उसमें आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे, पहले क्या होता था, यही प्रैक्टिस की गई 2019-20 में, 20-21 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो IPPs के मामले में उन्होंने बात करने की कोशिश की और खान साहब ने बड़ा मीडिया पे चौड़े में बताया था, जी मैं इंशाल्लाह कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब उनको पता चला कि इसमें कुछ लोग हमारे अपने ही हैं और मिनिस्टर है, मेरी कैबिनेट का हिस्सा है, तो वो थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए और वो जो कौम को खुशखबरी देनी थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया और वही जो पुराने जो मुआहदे थे उनको उन्होंने कंटिन्यू किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनको साथ लिया और जो IPPs के जो भी लोग थे उनसे बात की उन्होंने कि देखें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और बहुत कमा लिया। उन्होंने 200-300 गुना ज़्यादा कमा लिया इस मुल्क से और इस कौम से, अब थोड़ा सा इस आवाम को रिलीफ देने का टाइम है। और फिर उन्होंने इस बात को समझा, वरना ये होता था कि पहले मिली भगत से, हुकूमत की मिली भगत से काम होता है। हुकूमत की मिली भगत से क्या होता था, IPPs वाले चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते थे, वहां से स्टे ले लिया जी। अच्छा, क्या होता था, पीछे गवर्नमेंट उसको फॉलो अप नहीं लेती थी, वो कंटिन्यूसली मामला चलता रहता था। जब उनसे कोई बात करता था वो सियासी बयान देते थे, ये तो कोर्ट मैटर है जी, हम इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस दफा पर्सनली PM ने चीफ जस्टिस से बात की कि देखें इस वक्त ये मामला सियासत का नहीं है जी, ये डायरेक्टली पब्लिक का मामला है और इसमें पब्लिक को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। अवाम हमारी पिस चुकी है और अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है, ये 1.5-2 साल से अवाम कुर्बानी देती आ रही है। तो इस पे ये है कि चीफ साहब ने जो ना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात को माना और इस पे हमारी पूरी जो मुआशी टीम थी और जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी एफर्ट्स थी और फिर जाके ये पब्लिक तक ये रिलीफ पहुंचा। अब ये जो बात करते हैं कि इसको सोशल मीडिया में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, मैं भी देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया, उस पर जी 49 तक किसने पहुंचाया, भाई बेशक पहुंचाया, लेकिन उसके पीछे क्या अवामिल थे ये भी तो देखें। आपकी मजबूरी क्या थी, अगर आप ना करते तो आपका मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था, आपको तो एक डूबती उससे कश्ती से बाहर निकाला। आज आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मजीद भी रिलीफ मिलेगा। ये 7 रुपए का रिलीफ मिला, 7.5 रुपए का, तो मजीद भी आने वाले दिनों में बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी एक और वजह भी है, वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है। इंतशारी जो है उनको कंप्लीटली खुडे लाइन लगाया हुआ है, उनकी वो मंजी तले डांग फेरी हुई है।
शैतान नहीं, मतलब जो ऐसे फसादी और फितना वो है, वो बंद हुआ है डालिया के अंदर। और मुल्क के अंदर थोड़ा सा सियासी इस्तेकाम आया हुआ है। ठीक है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वो एक अलग चैप्टर है, बल्कि बट सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर आया। और जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप मुआशी तौर पे किसी भी सेंस में आप देख लें, आप नहीं काम कर सकते, आपके लिए बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये आपके प्रोग्राम की तवस्सुस से मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब पे मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए, और उनकी मुआशी टीम पे, और उनकी मौजूदा जो टीम है वो बड़ी दिन रात मेहनत कर रही है। और ये तो छोटी सी खुशखबरी है, इंशाल्लाह आगे इस तरह की काफ़ी सारी खुशखबरियाँ आनी है अगर इनको काम करने दिया जाए तो। अल्लाह करे कि ऐसा हो। और ये बड़ा ज़रूरी है, जैसे अभी इसवेल साहब ने इसका खुद ही तस्करा कर दिया कि सियासी इस्तेकाम जो है ना, इसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करता है अगर आप वाक़तन मईशत को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। और क्या कीजिए कि ये एक बड़े तवील अरसे से एक मसला हमें दरपेश है कि कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाता, और ये सियासत के नाम पे जो कुछ होता रहा, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन रही है। बहरहाल अब मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना ये बड़ा ज़रूरी है। और जनाब अब ये तो चलें, बात हो गई आपने जैसे बताया, और इसके अलावा बहुत सारे अवामिल हैं। मैं इसके ऊपर पहले बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि एक बड़ी ब्लेसिंग खुदा की ये रही है कि जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, फॉसिल फ्यूल की कीमतों में जब कमी हुई तो उसके भी असरात जो है वो नज़र आना शुरू हुए। ये भी एक बड़ी वजह बना, महज सिर्फ एक ये नहीं है कि IPPs की वजह से, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें रही हैं, तो ये रिलीफ जो है वो यकीनन दिया गया। अब ये जो IMF की कंडीशन जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, इससे कैसे निकला जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और फिर दूसरा ये कि अब मैं ज़्यादा मुश्किल बात तो इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद उसको ना समझ सकें, लेकिन ये कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार और ये सारी सूरत हाल को हमें बेहतर बनाना होगा, उसके हवाले से क्या सोच है। और दूसरा ये कि अब हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्या ये कंसिड्रेशन में है कि आने वाले वक्त के लिए, जो आने वाले 50 या 60 साल हैं, उसमें ये मामला और बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएगा। जितनी भी हुकूमतें आती और जाती रहीं, इससे पहले जो हुकूमत थी वो तो बाकायदा सियासत उसकी इसी नाम पर होती रही कि वो डैम बन रहे हैं और ये हो रहा है और चंदे जमा हो रहा है, ना जाने क्या हुआ उन सब का। लेकिन क्या इस हुकूमत की कंसिड्रेशन में है कि इसको संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि अब जब एजिटेशन फैलती है और पानी के मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या सोच है, ज़रा वो भी फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका जो पहला सवाल था कि हमें कर्जों से कैसे छुटकारा मिलेगा और IMF से कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए हम सबको मिलकर, पूरी कौम को एज अ पाकिस्तानी हमें ईमानदार होना पड़ेगा। कैसे ईमानदार होना पड़ेगा कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। असल इस मुल्क का मसला पता है क्या है कि यहाँ टैक्स चोर हैं, आवाम से लेके लीडर्स तक, बिजनेसमैन, हर कम्युनिटी के अंदर टैक्स चोर हैं। हम अपना पैसा शो ही नहीं करते। जब हम अपना पैसा प्रॉपर शो करेंगे और जो टैक्सेस हमारे ऊपर हुकूमत की तरफ से जो लागू किए गए हम वो टैक्स पे करेंगे, तो उसका बेनिफिट होगा इस मुल्क को। जब हम टैक्स देंगे प्रॉपर, तो हमें IMF से थोड़ा बहुत हमारी जान छूटेगी। IMF को हमने 2015 में भी गुड बाय कह दिया था और हम अपने पैरों पे खड़े हो गए थे। अब भी वक्त ऐसा ही है कि इंशाल्लाह साल 2 साल के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो हुकूमत की जो ये माशी पॉलिसी अभी चल रही है, टैक्स रिकवरी के हवाले से FBR को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या जो उसके लिए एक मुआशी इस्लाहात ला रहे हैं, ये उसके अंदर टैक्स रिकवरी पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। और उसकी एक कैटेगरी वाइज, जैसे बाहर ममालिक आप चले जाए ना, अक्सर PTI के दोस्त मिसालें बाहर की दिया करते थे। यहाँ पे एक शॉपकीपर है ना, एक दुकानदार है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, यो फाइलर होगा, या वो अपना टैक्स पे करता होगा, जबकि वो मंथली 2-3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने वो मतलब उसकी इनकम बचत इतनी होती होगी, बट उसमें से वो 0% टैक्स देता है। तो ये इस कौम के साथ और इस खास तौर पे इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है कि आप जिस मुल्क से कमा रहे हैं, छोटी सी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन कितना है, आपके वहाँ पे हुकूमती वसाइल कितने, आपको वहाँ बिजली कितनी प्रोवाइड की जा रही है, गैस कितनी दी जा रही है, आप उसके ऊपर जो वहाँ पे बिजनेस हो रहा है आप उस पर कितना आप हुकूमत को दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका चेक इन बैलेंस नहीं है।
नहीं, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस और एफबीआर जो है वो उसमें मुआशी इस्लाहात जो है वो उसके अंदर लाई जा ये रही तो है। बड़ा ज़रूरी है, मैं इसको बड़ा वो समझता हूँ कि ये इसके ऊपर काम होना चाहिए। ताहम ये जो तासुर जो दिया जाता है कि कोई भी टैक्स नहीं दे रहा, देखें दो तरीके से टैक्स वसूल किए जाते हैं, आपके इल्म में होगा यकीनन, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। तरीका है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में तो सब उसका शिकार हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ताहम ये कि अभी मैं सुन रहा था, अभी हफ्ते के अख्ताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीट था वज़ीर ख़जाना साहब का, उन्होंने कहा कि हम जो टैक्स फाइलिंग का जो निज़ाम है उसको आसान कर रहे हैं इतना कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत ना नहीं पड़े। पड़ेगी, हाँ। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा खुश आइंद कदम है। अगर ये पहले उठा लिया जाता कई साल पहले तो आज मामला जो है वो काफ़ी बेहतर होता। तो चलें ठीक है, ये तो हो रही है, लेकिन टैक्स पे सब कर रहे हैं, कोई उससे बाहर नहीं है। हाँ, ये कि डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है ना, वहाँ पर थोड़ी सी कमी और उसमें कोताही बल्कि काफ़ी वो इस्लाहात रही है। लाई जा रही चले है, ये बिल्कुल। बात हो गई है, ठीक है। अब पानी के हवाले से पिछली हुकूमत की सियासत होती रही, मैं इसको अच्छा बड़ा समझता हूँ कि वो उस ज़माने में जिस किस्म का नारा था ना, वो एक अच्छा कानों को लगता था कि चलें पानी के हवाले से कोई संजीदा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। ताम ऐसा नहीं हुआ, बड़ी बदकिस्मती है कि वो भी जो कुछ होता रहा नहीं उसके बारे में पता चल सका। उसमें तो बल्कि जस्टिस साहब भी कूद गए थे, उन्होंने भी ये ठेका उठा लिया कि मैं ही ऐसा ही बना दूंगा अगर नहीं कोई बना नहीं बना दूंगा। रहा। बहरहाल पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि उन्होंने ये सोचा और फिर नतीजा वही निकला जो होना था। तो अब क्या, जैसे मैंने सवाल कुछ देर पहले आपकी खिदमत में रखा कि अब तो बाकायदा इसके ऊपर हो रहा है कि जो बाकी मांदा पानी है अगर उसकी भी सही तरह से तरसील नहीं होगी तो फिर तो हालात जो है वो इत्तेहादी भी नाराज़ होंगे, जो कि होते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं है या नहीं नहीं है, क्या देखें, है, लेकिन सूरत हाल ऐसी है। जहाँ तक आपने पानी की बात की ना, थोड़ा सा पीछे भी जाएं तो वो जो बाबा रहमता जिनको कहते हैं, उनका तो काम था लोगों को इंसाफ फराम करना। जिस मनसब पे वो बैठे थे जी। उनका काम था लोगों को इंसाफ फराम करना, और जो आपके लाखों केसेस जो है ना पेंडिंग है उनको निपटाना। उनका काम पानी या फिर डैम ये सब कुछ नहीं था। बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि जहाँ जिसका जो काम है ना वो नहीं करता, नहीं करता। वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा होता है, और सबसे आसान काम यही है। अब मौजूदा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, या बल्कि पॉलिसी तो 91 के अंदर बना दी गई थी, किसको कितना पानी मिलना है, चारों सूबों के लिए एक एक कैनाल उनको दे दी गई थी कि जी इससे इतना पानी सबको मिलना, और इक्वली सब पे डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा, जो मौजूदा जो इशू उठाया गया, आपने इत्तेहादियों की बात की, तो वो इत्तेहादियों के साइन से ही हुआ है, वो किसी एक फ़र्द वाहिद की वजह से तो नहीं हुआ। वो सारी अप्रूवल, वो सारी ब्रीफिंग वो इत्तेहादियों को दी गई, और इत्तेहादियों ने एक्सेप्ट की, इत्तेहादियों ने ही लोगों को बताया, और इत्तेहादियों ने साइन भी कर दिए। अब ये एक अलग बात है कि इत्तेहादी उसकी वजह से बीमार पड़े हुए हैं या जो भी मामला है, वो हमारा तो उससे नहीं है, लेकिन वो इत्तेहादियों की मर्जी से, इत्तेहादियों की मुशावरत से हुआ है। ये तो जब पब्लिक का रिएक्शन आया तो इत्तेहादियों ने कहा जी हमारी सियासत तो खतरे में है, लिहाजा क्यों ना हम किसी और के गले में घंटी डाल दें। ये वो वाली कहानी हुई है। बाकी इत्तेहादी इसमें मुकम्मल शामिल भी ऑन हैं, बोर्ड थे। ऑन बोर्ड भी थे, और आगे आगे थे। अच्छा। जी जी, यहाँ पे असल में आपको पता है लोग कोशिश करते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, तो वो अगर कोई छोटी सी एडवाइस ना छोटी देता है तो अगला कोशिश करता है यार मैं इससे 2 कदम आगे जाके दूं। तो इत्तेहादियों ने जो है ना 2-4 कदम आगे जाके वो खेलेंगे, असी भी बहुत अच्छे हैं सर, जिस तरह तुसी आखोगे ऐसी करांगे। अच्छा। तो ये वो वाला मामला था। बाकी जो 91 का एक्ट है, जो अकॉर्डिंगली अगर उसके मुताबिक देखें, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो कैनाल बन रही हैं, इसमें पानी आया कि सिंध का लिया जा रहा है, बलोचिस्तान का लिया जा रहा है, केपी का लिया जा रहा है, या पंजाब का पानी दिया जाएगा उनको। ये सबसे पहले बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जो आपका 91 का जो एक्ट है ना, अगर अकॉर्डिंगली उसके थ्रू अगर होता है फिर तो मामला कुछ है ही नहीं। अगर तो पंजाब का सीसीआई का पानी ऑप्शन मेरे ख्याल में खुला हुआ है कि अगर किसी को उसमें रिजर्वेशन है, जैसे K4 के हवाले से आखिरी जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो है उसको डिसअप्रूव किया गया, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल में मौजूद देखें, होता है। जो हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पीएमएलएन पे भी हाँ। कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सिंध के हक पे किसी भी किस्म का कोई डाका डाला जाए। वो ना वो ये होने देगी, ना वो ऐसा करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंध के अंदर पीएमएलएन का एक वोट बैंक है, और पीएमएलएन एक मुल्क की बड़ी जमात है, कौमी सतह की जमात है। वो सिर्फ पंजाब को उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को डेवलप करना है, पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को देखना है। कभी भी पीएमएलएन ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सिर्फ पंजाब को फायदा होगा और उससे सिंध को नुकसान होगा। सिंध के नुकसान में कभी पीएमएलएन नहीं जाएगी। सिंध की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लोगों को ना बात को गोल मोल करके बताया जाता है। अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात नहीं बताई जाती। अब इस पर भी सियासत हो रही है।
आप ये जितने लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, आप यकीन करें जो पब्लिक है उनसे आप पूछें कि ये मामला क्या है, उनको मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% आवाम को पता ही नहीं कि क्या मामला है। नहीं, ये इस बात सिर्फ से उनको ये इख्तिलाफ इतना नहीं बता है। दिया गया जी आपका पानी जो है ना वो पंजाब को दे दिया गया है। इसी के अब एक ये आपने बिल्कुल इस पे सही कहा कि प्रॉपर उनके लोगों को रिजर्वेशन को तो उनको मैं वो करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक ज़माने में कालाबाग डैम के हवाले से मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक वो चल रही थी तो मेरा फील्ड में जाने का उस पे क्या था, इत्तेफाक हुआ। सियासत ही थी। तो लोगों से जब मैंने सवाल किया तो मैं हैरान था, किसी एक को भी, बल्कि बहुत सारे जो कर रहे थे सियासतदान भी थे उस ज़माने में जो मुखालफत कर रहे थे, तो मुझे याद है मैंने उनसे पूछा कि कालाबाग ये वाक़ई किस जगह है, तो उसमें 90% लोगों को ये पता ही नहीं नहीं है पता था उनको कि कहाँ पर कालाबाग है। जगह कहाँ है, किस जगह ये वाक़ है, और ये डैम बनना किस जगह है, ये भी उनको मैं नहीं पता कालाबाग था। में ना वहाँ मियाँ वाली में जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, आप यकीन करें मैंने उनसे भी पूछा इस, क्योंकि उस वक्त बड़ा शोर शराबा होता था, यहाँ एनपी ने बड़े सारे जलसे जुलूस किए, हम नहीं बनने देंगे, जीएस सिंह ने किए जी हमारा पानी बंद हो जाएगा, और ऐसे काफ़ी सारी तंजीमें हैं जिनको कहीं ना कहीं से इशारा होता था तो वो आ जाते थे कि नहीं यार। कालाबाग बेसिकली डायनामिकली जो है ना वो डैम बना हुआ है, उसकी डायनेमिक्स ही ऐसी है कि वो डैम बना हुआ है, बस उसमें थोड़ा बहुत काम करना जो कि ये नहीं होने दे रहे। कालाबाग के बनने से न सिर्फ पंजाब, खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान और केपी, ये अक्सर ये एएनपी वाले वो डंडोरा पीटते हैं और एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हमारा वो मर्दान डूब जाएगा और पेशावर डूब जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये है क्या और ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो आपके वहां से हर साल सैलाब आता है इंडिया, वहां से जब आपके पास बारिशें होती हैं पीछे से वो पानी छोड़ देता नौशहरा है, वैसे भी चला गया था, मुझे याद है। पानी पीछे से छोड़ देता है, आपका सिंध तबाह हो जाता है, सिंध की फसलें तबाह हो जाती हैं, बलूचिस्तान आप देखें उसकी क्या हालत होती है। तो कालाबाग डैम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हुआ, सियासत की नज़र हो गया, वरना अगर कालाबाग डैम बन जाता तो आज हमें पानी के मेरे ख्याल से इतना बड़ा अब तो मसला मेरे नहीं ख्याल में होता। वक्त भी बहुत आगे चला गया, उस वक्त तो बेहतरीन जरिया था कि आप 20,000 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा कर बिजली सकते थे, पैदा कर सकते थे, लेकिन वो जाहिर है कि वो हमारी सियासत की नज़र हो लीडरशिप गया, होती है, सियासत की नज़र, वो सियासत की लीडरशिप नज़र ने भी होगा और उसके कुछ अंदर भी कोई नहीं है। तो खास आज इंटरेस्ट। भी ये जो केनाल वाला मामला तो है आप हम समझते हैं सियासी मामला है, लोगों के रिजर्वेशन तो बहरहाल दूर करने हैं ना, खास तौर पे बिल्कुल जो यहाँ करने के हैं, रहने वाले बिल्कुल हैं। करने हैं। लोगों के खदशात जो हैं या जो भी मामलात हैं आप उसको क्लियर करें, वो इस उनको हवाले दूर से है करें। कि पानी की जो तरसील हो रही है ना, जो वाक़ता ना आपने 91 एक्ट के जिसकी आपने भी यहाँ पे निशानदेही की है, उसके तहत भी पूरा पानी जो है वो नहीं मिल रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। अब वो शॉर्टेज के नाम पे या किसी के सर नाम पर उसके हो, ये लिए एक प्रॉब्लम है। तरीकाकार बना ले, जितनी भी हुकूमती ये आपकी बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी सारी जो सिंध की भी जमातें हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं, इनको भी ऑन बोर्ड लें। हाँ, ये ज़रूरी है और ऑन बोर्ड लें। अब तो डिजिटल जमाना आ गया, आप एक मीटर लगा लें ताकि आपको पता चले कि आपने सिंध को कितना पानी दिया है, और सिंध का जो हक है सिंध को प्रॉपर पूरा मिलना चाहिए, ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए सारी चीजें कि किसने क्या क्या किया है। आप मेरे ख्याल से ये पहले किया गया था, 2008 में ये खत्म किया है शायद। इस पे कोई सिस्टम था, सिस्टम एग्जैक्टली कोई ऐसा लगाया था कि जी कि सिंध को पानी की कितना तरसील पानी का, दिया हाँ, जा रहा है और रिकॉर्ड। बलूचिस्तान को कितना पानी दिया जा रहा है। तो ये 2008 के अंदर ये सिस्टम खत्म हुआ है। अब तो मजीद डिजिटल जमाना आ गया, एक जदीद दौर आ गया। अब मजीद इस तरह के आप एक कोई काम करें ताकि आपको पता चले कि जी जो 91 एक्ट था हमारा, 91 का जो एक्ट था उस पर प्रॉपर अमल दरामद हो। और हम तो इसी चीज़ के ख्वाह हैं कि भाई उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और उसके लिए एक डिजिटल मीटर लगा दें कि कौन से सूबे को कितना पानी मिला, और वो आवाम को जो है ना बेशक वीकली बुनियादों पे ब्रीफ करें कि जी सिंध को इस दफ़ा इतना पानी मिला। मीडिया आपका है, आज़ाद मीडिया है, मीडिया उस पर ब्रीफिंग दे। ये सारा मामला सबकी सियासत, लेकिन अगर ये सब कुछ हो गया तो ये हमारे भाई सियासत कैसे करेंगे? आज सब जो है ना केनाल के लिए कभी कौन नहीं कर रहा है, कभी कौन नहीं कर रहा है, सबको बात करने का मौका मिल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मौका मिल रहा है। आज फ़लस्तीन वाला मामला सबने पीछे छोड़ दिया है, और इस पे जो है ना लोग, कोई सड़कों पे आ रहा है, कोई सुबह 6 से रात 10-12 बजे का ऐलान करता है धरना देने का, कोई कहाँ धरना देकर बैठा है, कोई कहाँ धरना, उन सादा लो आवाम बेचारों को पता भी नहीं है। तो अगर ये मामला हो गया, सारे अफाम और तफहीम के साथ कर लेंगे, तो सियासत कैसे करेंगे ये बेचारे? इनकी तो रोजी रोटी यही है, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर ये मामला ऐसा होता है शफाफियत के साथ। तो अब ये है हुकूमत को चाहिए क्लैरिफिकेशन दे, जैसे बहुत सारी और कैंपेन्स चली हैं मीडिया के ऊपर और बताया गया इस चीज़ को, तो आप समझते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए कि इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, ताकि लोगों के, ख़ास तौर पे यहाँ पे रहने वाले लोगों के जो रिजर्वेशन है उनको दूर किया जा सके। अगर आप समझते हैं कि अगर ऐसा है वाक़तन कि इसके ऊपर सियासत की जा रही है, तो फिर लोगों को एजुकेट करें। ये बिल आया कि हुकूमत ने पेश किया था, ये भी एक बड़ा आम सवाल ये है। हुकूमत ने तो पेश ही नहीं किया, तो हुकूमत क्यों आपकी सफाइयाँ दे? भाई जिसने पेश किया है वो आगे सफाइयाँ दे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। हुकूमत को क्या जरूरत है?
ना तो हुकूमत ने ये बिल पेश किया, ना हुकूमत ने पास किया, ना हुकूमत के साइन हुए हुए, ना हुकूमत का सदर है। तो जिन्होंने पास किया वो आए अवाम को बताएं कि हमने किया, वो जिम्मेदारी तो लें। वो अब क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि अब वो उस पर खुद सियासत कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस जी। पर सियासत हो रही है इस मामले पे। ठीक है, ये मामला होगा, बट इस पे सबसे ज्यादा जो है ना कि जी उसको हाईलाइट किया जा रहा है सारी चीजें, ये एक सियासत हो रही है ठीक। और कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको हल बता दिया, अगर ये सारे संजीदा हैं, ये हुकूमत को बोलेंगे जी इस पे एक मीटर लगा दें, एक डिजिटल मीटर लगा दें, हमें पता चले कि किसको कितना पानी मिल रहा है, सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएंगी, कुछ भी नहीं मसला हल होगा, हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। छोटा सा मसला है, इतना बड़ा नहीं ठीक है, है। तो ये भी जो है वो हुकूमत के ही इख्तियार में कि इसको इस तरह से मसले का हल जी, निकाला लेकिन जाए जो है, इसको। ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जिनको ज्यादा वो पड़ी हुई है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो ज्यादती का हल बाहर रोडों पे ला के तो नहीं कर सकते ना। कोई भी चीज है उसका टेबल टॉक होगी, कोई भी मसला है, इशू है, वो जाए हुकूमत के पास बैठे, जी ये हमारा बिल है, ये हमारी सजेशंस हैं, आप इस पे अमल दरामद करें। अगर हुकूमत उस पर ना करे, फिर ये पब्लिक को लाएं रोडों पर, फिर इनका बनता है, फिर हम भी इनके साथ होंगे जी इनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर लेकिन कंप्लाइंस ना शो की जाए, ठीक हाँ, है। ना शो की जाए, लेकिन आप जो है ना आवाम को पता ही नहीं है, आवाम को बता नहीं रहे, पहले आके रोडों पे बैठ रहे हैं आप, रोडों पे बैठ के जी आप मजलूम बन रहे हैं। आप एटलीस्ट गवर्नमेंट से बात करें कि जी ये इस मसले का हल है, आप ऐसे कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये मसले का हल हो गया, तो मैंने आपको पहले बोला कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासत हो रही है सियासत आपके कैसे ख्याल में करेंगे? इसके ऊपर? तो सियासत को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है। अगर लोग अपना वाक़तन हक़ मांग रहे हैं तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि इस हवाले से, जैसे अभी सुहेल भाई हमारे कह रहे थे कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो पहले एजुकेट किया जाए मामला वाक़तन है क्या। कुछ पहले एक ज़माने में कैंपेन चलती रही और वो भी ज़रूरी था कि लोगों को पहले बताया तो जाए कि काला बाग एक्चुअली है क्या, उससे क्या कुछ हो सकता है। यकीनन जिनको समझ में आता है वो करते हैं, लेकिन वो 3 असम्बलीज़ ने जब उसको डिसअप्रूव किया तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर गुंजाइश बाकी नहीं रही। लेकिन ये कि आने वाले सालों में, बल्कि ये अगर हम 20 साल पीछे भी चले जाएं, जब से हमने सिलसिला प्रोग्राम्स करने का शुरू किया, उस वक्त से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला आने वाले वक्तों में पानी का ही पानी क्या है, होगा। बेशक। लेकिन वो क्योंकि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, अब ये बड़ी हमारी बदकिस्मती रही कि जो सियासी मामला चलते रहे, हुकूमतें आती और जाती रहीं, फिर लोगों को लाते रहे, क्या कुछ होता रहा आपने वो भी देखा कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो किस तरह से सेट असाइड किया गया। बड़ी हमारी इसमें कोई अच्छी यादें नहीं है, लेकिन उसके असरात फिर आपको नज़र आए। फिर मनपसंद लोगों को बिठाया गया, जमातें बनाई गई, अलाइंसेस बनाए गए, क्या कुछ होता रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये मामला इसी तरह चलता रहे, सियासी इस्तेहकाम अगर ख़ास तौर पर आ जाए, तो फिर आने वाले वक्त में यकीनन सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चंद और मामला हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल अमान साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। PMLN से आपका ताल्लुक़ है, नौजवानों के तर्जुमान हैं और नौजवानों की सियासत करते हैं, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है और मामलात को समझते भी हैं। आप जितनी गुफ्तगू अब तक हुई है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसमें माशाल्लाह गिरफ्त भी नज़र आती है। तो साहब, अब यूथ के हवाले से फिर मुझे मवाजना करना पड़ता है कि पिछले दौर में यूथ के हवाले से, और माशाल्लाह उनके पास पूरी एक टीम थी, बड़े सारे यूथ थे उसमें, शाह महमूद कुरैशी थे, जावेद हाशमी साहब थे, और उनके जो बानी है ख़ुद माशाल्लाह नौजवान हैं, तो बड़ी उसको उन्होंने जो है वो दी। ये अलग बात है कि दीगर जमातों के अंदर इतना यूथ को नहीं वो किया गया। यूथ के हवाले से क्या हो रहा है, और संजीदा कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर रोज़गार के हवाले से। मुख्तलिफ़ स्कीमें मुख्तलिफ़ अदवार में आती रहीं, बहरहाल उसमें कुछ थे, कुछ सुकम मौजूद थे उसके अंदर, लेकिन इस वक्त क्या होने जा रहा है? हम ख़ास तौर पर नौजवान बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा और रोज़गार के हवाले से ख़ास तौर पर संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। और IT के हवाले से ख़ास तौर पर तज़किरा करूँगा कि कंसर्न हमेशा से हैं कि वो नेट स्लो हो जाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे काम जो है मुतासर हो रहा है। उसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा देखें, आपने जो जिक्र किया कि पिछली गवर्नमेंट में यूथ थी, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक 70-75 साल का बाबा उठ के वो खुद को भी नौजवान समझता है और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाता है यूथ के नाम पे। बेसिकली क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाया,
हर मामले में उन्होंने बेवकूफ़ ही बनाया, और इसी तरह उन्होंने नौजवानों को, यूथ को भी बेवकूफ़ बनाया। और ये नारा उनको पता था कि पाकिस्तान की जो है ना 60% 70% जो है ना यूथ है हमारी, उनको अट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये उन्होंने नारा इस वजह से मारा था। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो कि PMLN का एक प्रोजेक्ट था, मियां नवाज शरीफ साहब का था। उसके बाद फिर उन्होंने कामयाब नौजवान, पता नहीं क्या कोई नाम दिया था पिछली गवर्नमेंट में। अभी फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से वो चल रहा है प्रोग्राम, जिसको राना मशहूर साहब हेड कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। मौजूदा दौर के अंदर आपने जो रोज़गार की बात की, कुछ दिन पहले ये 26 तारीख को आई थिंक डिजिटल यूथ हब का जो है ना इफ्तिताह हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। उसके अंदर आपको रोज़गार, जितने भी लोग हैं, हर कैटेगरी है, आपको वहाँ रोज़गार मिलेगा ऑनलाइन। आपकी फिंगर टिप्स पे सारे मामलात कर दिए गए। पहले तो ये होता था कि कुछ होता नहीं था, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता था, बट अब जो है ना वो प्रैक्टिकली काम हो रहा है। स्पोर्ट्स देख लें, स्पोर्ट्स के अंदर वो भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहे हैं। आपकी हॉकी की टीम है, उसको आगे लाया जा रहा है, फुटबॉल की टीम है, उसको आगे लाया जा रहा है। ये सारे काम जो हो रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं होनहार स्टूडेंट्स को, जो काबिल हैं उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। चाइना के साथ अभी बात चल रही है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख स्कॉलरशिप्स चाइना हमें दे रहे हैं। ठीक। वो भी PM यूथ प्रोग्राम के थ्रू हो रही हैं। और इसी तरह आपके जो स्पोर्ट्स, अच्छा गर्ल्स के अंदर भी, गर्ल्स जो कैटेगरी है हमारी, उसको भी हम आगे प्रमोट किया जा रहा है। फिर जो लैपटॉप स्कीम है हमारी, वो तो ऑलरेडी पीछे से चलती ही आ रही है। इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 10 लाख स्मार्टफोन्स वो नौजवानों को दे रहे हैं। वो भी PM यूथ प्रोग्राम के थ्रू ही हो रहा है। राइट। 10 लाख स्मार्टफोन लोगों को जब बच्चों को दिए जाएंगे, आजकल आपको पता है कि फिंगर टिप्स पे सारा मामला होता है। आपने IT की बात की, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी नौजवानों के लिए भी, कि उनको 10 लाख मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि पहले लैपटॉप्स दिए गए। राइट। और कोविड के अंदर आपने देखा कि उन लैपटॉप्स का बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो 10 लाख स्मार्टफोन्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू ही हो रहा है। और प्रॉपर जो है ना उसको मेरिट की बुनियाद पे वो दिया जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि इसी प्रोग्राम के थ्रू ऐसे हज़ारों नौजवान हैं जिनको रोज़गार दिया जा रहा है, और मुख्तलिफ जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ है उनसे लिंक कर दिया गया है उसको, कि वो कहीं भी जाएंगे आप अपना डिजिटल यूथ हब ऑन करें और आप उसमें अप्लाई करें। आपको इजीली जो है ना सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, लेकिन वाक़तन अगर इसके ऊपर संजीदगी से काम हो तो फिर सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। ख़ास तौर पे बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज किसी भी हुकूमत के लिए हम हर दौर में रही, और इससे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। वक्त क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेहमान हमारी जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उनसे चंद सवाल तो क्या, मैं बस उनसे इस बारे में बात कर लूँगा। कौसर बीबी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ ला चुकी हैं, बहुत शुक्रिया कौसर बीबी। और सियासत हो रही है आजकल, पानी के हवाले से जो है वो बड़ा एहतजाज और शोर शराबा हो रहा है, क्या इसके ऊपर करने की ज़रूरत है, हुकूमत को क्या मैसेज देंगी? वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये बता दें। चल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, मेरी गाड़ी में सिंग कर रही थी। और रही बात यूथ के हवाले से भी बात है पानी, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि 6 कनाल नामंजूर, वो तो है, मगर बशर्त ये कि मुस्लिम लीग नून मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये बच्चे तो माशाल्लाह, ये बच्चा है हमारा, ये भी मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। और लैपटॉप जो दिए जा रहे हैं वो जिस हल्के से मियाँ साहब जीते हैं ना, काना नौ से, मेरी पैदाइश उसी गांव की है। अच्छा, तो मैं आपके टीवी के तवसल से कहती हूँ कि मियाँ साहब काने को भी देखे, जहाँ से आप दंदनाता जीतते हुए आ रहे हैं। काने की गलियां वैसी टूटी हुई हैं, वहाँ जितनी स्ट्रगल मेरे कजनों ने की, मैं पहले मुस्लिम लीग नून में थी, मुझे पता दूध की जो नहरें बह रही हैं। और जो कराची सिंध में
शाह मोहम्मद शाह से ले लो, जो अभी इनका प्राइम मिनिस्टर वो बना है, सदर बना है, अली अकबर गुजर को उठा के देख ले। तो पहले यहाँ ये मुस्लिम लीग नून वाले जो सिंध में है, क्या ये 6 कनाल के खिलाफ नारा लगा रहे? इन्होंने तो रोजा रखा हुआ, ये तो बोले ना भाई। जितना बेहतरीन मैं जानती हूँ नून लीग वालों को, इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मैं सच सुनने का अवसर रखे। मैं भी उसी मदरसे से पढ़ के आई हूँ जहाँ अभी आप स्टूडेंट है। तो ठीक है, काम करने का हक बनता है सिंध को। सिंध को भी डिलीवर करे, चीफ मिनिस्टर है, हमारे सूबों का हक हमें दिया जाए, ठीक है ना। 18वीं तरमीम के बाद अभी तो सारा वाविला पानी का जो है ना हमारे पे मच रहा है कि जी इन्होंने मंजूरी दे दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। और गड़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल को चेयरमैन का वाजे मौक़िफ़ था कि 6 कनाल नामंजूर, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, नून लीग को भी जो सिंध में इनकी क़यादत है, बेहतर डिलीवर करे अपने वर्करों को। 3-4 टोले के साथ नहीं, जो पहले कारवां था उसी को बेहतर रखें, ताकि नून लीग भी नजर आए। यहाँ से काफी विकटें उड़ी हुई, उनको साथ जोड़ने का हक बनता है इनका। मेरा इनको जाती मशवरा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि नून लीग इतने लैपटॉप जब मैं थी मुस्लिम लीग नून में, उस टाइम से ये चली हुई स्कीम, ठीक है। और वो अपने मन पसंदों को मिल रही है, आम वर्कर को नहीं मिलती। आम वर्कर को नहीं, तो स्टूडेंट के लिए, वर्कर पब्लिक के लिए है ना, वर्कर्स के लिए थोड़ी है। देखिए मेरा बेटा, ये पीपल्स पार्टी थोड़ी है। बात तो सुने ना कि जो मियां साहब के हल्के के वहाँ स्टूडेंट ही क्या नहीं, मेरिट पे देखें, प्राइम मिनिस्टर का या पीएमएलएन की एक तो ये वो रही है वाज़े शुरू दिन से कि मेरिट पे चीज देंगे। डिजिटल का हमने ये थोड़ी अकरबा परवरी तो मुस्लिम लीग नून में है ही नहीं। इनकी बात जरा मुकम्मल हो ना, क्यों नहीं है भाई, ये बहुत है, छोड़ दें आप। राना मशहूद की बात कर रहे हैं, वो मेरे भाई है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, हमने बहुत कट्टे काम किए, ठीक है ना। जो अभी आपका खेलदास वजीर बना वो भी भाई है मेरा, मैंने सबके साथ काम किया है, ठीक है। और मैंने उस्तादों की मार खा के सियासत पे पहुंची, इसमें भी उस्ताद होना जरूरी है। मैंने जावेद हाशमी साहब की शागिर्दी में रही हूँ, मुशाहिदुल्लाह खान की रही हूँ, आपने शायद उनके साथ काम नहीं किया। क्या बात नहीं, हमारी उनके हाथ से सीखे। वो तो बच्चा है ना, ये देखे तो जाहिर है अभी तो यंग है ना वो। जब आपने नाम दिया ये बच्चे हमारे, ये शायद मेरे चेहरे से ना बिल्कुल वाकिफ हूँ आपसे, हमने हमेशा बात की है। जब रिजवाना साहब आए थे, मैंने मुस्लिम लीग हाउस में खड़े होके कहा था रिजवाना साहब, और मीर मुकाम को मैंने कहा था, ये तो वहाँ पिच तक अभी पहुंचे नहीं। डिजिटल का काम जो यूथ का था, बीबी मरियम नवाज ने अच्छा इकदाम उठाया था, काम भी अच्छा कर रही है, ठीक है। मगर ये सिंध के अंदर खामोश क्यों इतने सालों से? क्या इनका हक नहीं बनता? जब किसी जमाने में 36 सीटें ली थी भाई, मुस्लिम लीग नून में अभी किधर खड़ी हुई है? मैं तो ये कह रही हूँ, मगर कैनाल के लिए आप भी पहले 10 बंदे ले जाओ प्रेस क्लब पे, आप ही एहतजाज करो ना, आप सिंध में रह रहे हो। नहीं, आपकी पार्टी पेश कर रही है बिल, आपकी पार्टी, आपके प्रेसिडेंट जो है ना वो साइन कर रहे हैं, तो हम जाके एहतजाज करें? हमने सियासत थोड़ी करनी है, हम जो हकायक की बात करते हैं, मैं वो सारी असल में सारी बात कर चुका हूँ आपसे पहले। नहीं, आप कर चुके, मेरे प्रेसिडेंट ने कहा किया है, वो मेरे पास प्रूफ आएगा तो मैं उसमें हामी भरूंगी ना। 6 कनाल नामंजूर, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, फर्म स्टैंड होना चाहिए ना इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टैंड होगा। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। कौसर बीबी बहुत शुक्रिया आपका। आप कहें? जी जी बिल्कुल, अच्छा टाइम जो है वो मुकम्मल हो गया। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी सूरत हाल के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आने वाले वक्तों में मजीद गुफ्तगू की जाए। वक्त हमारा क्योंकि यहाँ सेगमेंट का इख्तिताम को पहुँचता है, ब्रेक की तरफ जाना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।